हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको समझेंगे। सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है कि हम बायोलॉजी में पढ़े क्या, हम लोग पढ़े क्या। परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं, उनको आज हम लोग समझेंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जीव विज्ञान की बात कर लें। बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, बायो धन लॉजी। यानी बायो का अर्थ होता है जीव, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। यानी मतलब क्या हुआ, जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। लैमार्क ये जो थे फ्रांस से थे। ये कहां के थे? फ्रांस के थे। इनके साथ एक और व्यक्ति था, ट्रेवेनेस। ट्रेवेनेस ये भी वैज्ञानिक थे। ये जो थे जर्मनी से थे। कहां से थे? जर्मनी से थे। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का जनक यानी जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, जो जीवधारियों का वर्गीकरण है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण देखिए, जो जीवधारियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया था वो किया था जॉन रे ने। किसने किया था? जॉन रे के द्वारा किया गया था। लेकिन जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, तो कौन है? स्वीड्स। कौन है? स्वीड्स। जो आधुनिक वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? स्वीड्स ने किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कहां से प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में कहां से प्रश्न बनते हैं, हम किस चीज का अध्ययन करें, तो उसकी अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं हमें किस चीज का अध्ययन करना है और कहां से कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टैक्सोनॉमी में देखिए किस चीज का अध्ययन करना है। पोषण पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, कंकाल तंत्र पढ़ना है, संवेदी अंग पढ़ने हैं हमें, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है, मानव रोग पढ़ना है। यानी इतना सब कुछ पढ़ लेंगे। और उसके अलावा बूटनी में हमें क्या पढ़ना है? कोशिका, ऊतक, सजीवों का वर्गीकरण, पादप एवं उसकी संरचना, पादप रोग। तो इन चीजों को पढ़ने के बाद 100% मैं बोल रहा हूं, बायोलॉजी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इतना कवर करना है। अगर ये सब कुछ कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पोषण की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, कितने प्रकार का है, किस तरीके का होता है, तो इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। एक तरफ होगा अर्थ, आवश्यकताएं, आवश्यकता, प्रकार, तरीके। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ है। पोषण शब्द का अर्थ क्या है? यदि आप लोग टैक्सोनॉमी और बॉटनी की पूरी सीरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं इसका अर्थ क्या है। जी, पदार्थ में यानी जो भोजन है हमारा, उसमें से उसको खाने के बाद उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी जो तत्व हैं उनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं ना? जो हमारा भोजन है, भोजन को खाने के बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर के लिए, जो लाभदायक है, हमारे शरीर को जिन तत्वों की जरूरत होती है उन तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आवश्यकता क्या है? ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा, वृद्धि, विकास और दैनिक कार्य। हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी? पोषण की।
दैनिक कार्यों के लिए। दैनिक कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पोषण की। अगर ऊर्जा की जरूरत हो तो किसकी आवश्यकता है? पोषण की। अगर वृद्धि हमारे शरीर में अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो किसकी कमी है? पोषण की। अगर विकास नहीं हो रहा तो किसकी कमी है? पोषण की। अच्छा, कितने प्रकार का होता है? प्रकार की बात कर लें, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। समझ लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। सुपोषण, अल्प पोषण और कुपोषण। सुपोषण का अर्थ है जिन तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, वृद्धि हो, विकास हो और दैनिक कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान हो। दैनिक कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान हो, वो तत्व है या नहीं है। अगर है तो क्या कहलाएगा? सुपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपोषण। आवश्यक तत्वों की पूर्ति होगी इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में सभी तत्वों का होना। पर्याप्त मात्रा में सभी तत्वों का होना। अल्प पोषण में देखिए, अल्प से समझ में आ रहा है अल्प यानी कि कुछ ना कुछ कमी होगी भोजन में, ठीक है ना। यानी इसमें सभी तत्व हमें नहीं मिल पाएंगे। अगर हम भोजन करेंगे, दैनिक कार्य कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है ऊर्जा कम मिले, अगर ऊर्जा भी मिल जाएगी हो सकता है वृद्धि रुक जाए, या हो सकता है हमारा विकास ना हो, हमारे अंगों का विकास ना हो। तो इसमें अल्प पोषण में यही कमी होती है। हो सकता है ऊर्जा ना मिले, वृद्धि ना हो, विकास ना हो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसमें कुछ तत्वों की कमी होती है। तत्वों की कमी होती है। इसमें क्या होती है? तत्वों की कमी होती है। और कुपोषण का जो कुपोषण होता है, कुपोषण, इसमें कुछ भी नहीं होता है। खाओगे बस जीवित रहोगे, ना तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ना वृद्धि होगी हमारे शरीर की, और ना ही विकास हो पाएगा हमारे शरीर का, और ना हम किसी भी कार्य को कर पाएंगे। हमें लगता है कि आज हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मतलब उस समय क्या होता है हमें पता होता है पोषण, यानी पोषण नहीं मिला हमको। जैसे भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या हुआ, पूरे दिन आप डिस्चार्ज हो, पूरा दिन आपका डिस्चार्ज रहा, यानी पूरा शरीर पूरे दिन तक कार्य करने की इच्छा ही नहीं की। इसका मतलब क्या है? आपने कैसा भोजन किया? कुपोषण किया, यानी कुपोषण वाला भोजन जिसमें कोई भी तत्व नहीं थे, वो भोजन किया है। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, ठीक है। इसमें कोई भी तत्व नहीं होगा, ठीक। तरीके की बात की जाए, तरीके, दो तरह का ये हो सकता है, स्वपोषी और दूसरा परपोषी। कैसा? स्वपोषी और परपोषी। जो स्वपोषी होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे कैसे हैं? स्वपोषी हैं। कैसे हैं? स्वपोषी हैं। परपोषी की बात की जाए, इसमें जंतु जगत आ जाता है। क्या आ जाता है? जंतु जगत। जंतु जगत यानी कि जो भी जंतु हैं वो किस में आएंगे? परपोषी में आएंगे। अब परपोषी की बात कर ली जाए, परपोषी को समझते हैं। इनको भी बांट दिया गया है, इनको भी बांट दिया गया है। किस इसमें बांटा गया है? समभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। समभोजी समझते हैं। ये जो समभोजी है इसको भी बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में।
कितने भागों में? 4 भागों में। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। ठीक है दोस्तों, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। इस शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस वगैरह सिर्फ मांस खाते हैं, सर्वाहारी कैसे होते हैं? जो साग सब्जी भी खाएं, साग और सब्जी खाएं, उसके अलावा मांस भी खा सकें, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। और इन तीनों को मरने के बाद, शाकाहारी मरेगा या मांसाहारी मरे या सर्वाहारी मरे, जब भी मरेंगे तो इनको पूरी तरह से जो नष्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे अपमार्जक, यानी गला दे, सड़ा दे। और जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कवक, किसका उदाहरण है? अपमार्जक का। ठीक है दोस्तों, शाकाहारी में देखिए गाय आ जाती है, बकरी आ जाती है, खरगोश आ जाता है। मांसाहारी में शेर, चीता। ठीक है, उसके बाद सर्वाहारी में मनुष्य, यानी हम भी आ जाते हैं। कोशिका होती है, कोशिका को खाने वाला कैसा होगा? मांसाहारी होगा। और हम जो दूध पीते हैं, दूध वो कैसे बनता है? कोशिकाओं के टूटने फूटने से दूध का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग कैसे हैं? सर्वाहारी हैं। ठीक है, अपमार्जक आप समझते हैं, अगर जिस समय मान लो मेरी समझ जाओ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मेरे शरीर को सड़ाएगा, गलाएगा, उसके बाद हमारे शरीर को पूरी तरह से नष्ट करेगा। यानी मेरे शरीर को पूरी तरह से जो नष्ट करेगा, जो जीव नष्ट करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? अपमार्जक बोल देंगे। जैसे कवक, जीवाणु। ठीक है, ये हमारे कवक, जीवाणु, ये क्या होंगे? जीवाणु, विषाणु, ये क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सपोषी की बात करेंगे, परजीवी की बात करेंगे, मृतोपजीवी की बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वास्तव में आपको यह वीडियो पसंद आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो अनलाइक करके आप इस वीडियो से जा सकते हैं। और ये भी क्लियर है, जो वीडियो के अंत तक आया है तो वो 100%, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो वो लास्ट तक नहीं आता। तो मैं आशा करता हूं आप हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।